स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा मॉडल पेपर नंबर 15। इससे पहले हमने आपको 14 सेट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहां से उसे जरूर देखिएगा। आप जानते हैं साथियों की रिवीजन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप चीजों का रिवीजन नहीं करेंगे तो कितना भी पढ़ लिया जाए कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमने 15 सेट में आपको 750 प्रश्न करा दिया है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आवश्यक यह है साथियों कि यहाँ पे जो ये 750 क्वेश्चन हमने कराया, आप जानते हैं कि हमारे एक एक क्वेश्चन में कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन होते हैं। ठीक है, इनका रिवीजन कैसे होगा? तो देखिए, रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब अगर पीडीएफ मिल जाएगा तो इस पीडीएफ का अगर आप लोग प्रिंट करा लेते हैं तो आप अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों, प्रिंट को आप कैसे करेंगे, पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे, एक सेकंड के लिए आप सुन लीजिए, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। इस बार मैंने इसको पूरी तरह से 3-4 दिन के लिए फ्री रखा है ताकि आप आसानी से इसको डाउनलोड कर लीजिए। मेरे दोस्त, ये पूरा ग्रुप दिया हुआ है टेलीग्राम पे। अभी आप कैसे ज्वाइन करोगे वो आप सुन लीजिए। देखिए, ये पूरा का पूरा साथियों ग्रुप दिया हुआ है, जहां पर अभी आप देखेंगे तो सेट नंबर 1 से आप देखिए टेस्ट 1 मैंने कराया, आप ये सब डाउनलोड कर लिए, 2 कराया, डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा, किताब की तरह है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सेट 13 तक 12 तक अपडेट कर दिया गया है। और आज शाम को, ठीक है, आज शाम को इस वाले ग्रुप में हम सेट नंबर 13, 14 और सेट नंबर 15 तक का पीडीएफ पूरी तरह से भेज देंगे। अब देखिए, आप इस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करेंगे, आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन सुन लीजिए आपको इसको ज्वाइन कैसे करना है साथियों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन साथियों एक लिंक दिया हुआ होगा और उस लिंक से आपको इसे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक होगा, लेकिन फिर भी आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी साथियों। और अप्रूवल करने के लिए आपको जरूरत है कि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए। मतलब आपको साथियों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे एक लिस्ट मतलब दिखती है कौन कौन लोग चैनल को ज्वाइन किए हैं, कौन कौन लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोई भी फीस आपसे नहीं लिया जा रहा है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहां आप उस लिंक पे क्लिक करना। हमारे पास मतलब टीम के पास मैसेज आ जाएगा और वो चेक करेगा कि आप सब्सक्राइबर हैं कि नहीं। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको अप्रूवल तुरंत मिल जाएगा, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो अप्रूवल देर से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को अप्रूवल नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन आपको देर से मिलेगा। तो ऐसा रिस्क लेना है क्यों? आज ही आप पीडीएफ को प्रिंट आउट कर लेना और डेली 5-5 पीडीएफ, मतलब आपको 5-5 सेट करना है, ताकि 3 दिन में आपका ये पूरा का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो मेरे भाई, आपने समझ लिया कैसे डाउनलोड करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ, वहां पे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर लो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेकिन उससे पहले आपको ये काम और भी करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आप कर लेना, वरना आपको अप्रूवल मिलने में समय लग जाएगा। अप्रूवल मिलेगा लेकिन लेट से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेट को कंप्लीट करते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, समय आपका लगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यवाद या सापेक्षवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? अच्छा क्वेश्चन है साथी। और आप जानते हैं कि ये जो है शून्यवाद, इसका संबंध साथियों बौद्ध धर्म से। तो इस प्रकार सही जवाब प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक लगा दूंगा, बस आप सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो मेरे भाई, बौद्ध संप्रदाय आप सभी को पता है, इसमें 2 धर्म हैं, एक तो हीनयान और एक महायान। ये 2 मतलब संप्रदाय जो बौद्ध था वो 2 भागों में बटा है, हीनयान और महायान। पहले की वीडियो हमने चर्चा कर लिया है। हीनयान को देखेंगे तो इसके 2 उप संप्रदाय होते हैं, एक तो वैभाषिक और दूसरा सौतांत्रिक। जबकि महायान को देखेंगे तो इसमें भी 2 संप्रदाय, मतलब इसमें कई संप्रदाय बनते हैं, उप संप्रदाय। इसमें माध्यमिकवाद, जिसे हम शून्यवाद या सापेक्षवाद भी कहते हैं, ये हो गया। और एक हो गया विज्ञानवाद या योगाचारवाद। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये उप संप्रदाय हैं महायान के, ठीक है। यहाँ पे सवाल पूछता है कि शून्यवाद के प्रणेता कौन है? तो साथियों याद रखिएगा, नागार्जुन या शून्यवाद के प्रणेता माने जाते हैं। या आपसे सवाल पूछेगा कि माध्यमिकवाद की या सापेक्षवाद, तो भी आपका प्रणेता नागार्जुन ही होगा। अगर आपसे पूछेगा कि विज्ञानवाद या योगाचारवाद के प्रणेता कौन है, तो साथियों मैत्रेय या मैत्रेय नाथ का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अशोक के 13वें एवं दूसरे शिलालेख में अशोक का 5 विदेशी शासकों के साथ संबंध बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन मेसोडोनिया प्रांत का शासक था? ऐसा सवाल पेट में पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 23 वाले में मुझे लगता है ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पे जो मेसोडोनिया का शासक है, या मेसिडोनिया भी कहीं के लिखते हैं, वह साथियों था अंतिकिन। कौन था? अंतिकिन, अंत्योक नहीं, अंतिकिन है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? सी,
राइट आंसर। तो पहले तो याद रखिएगा कि अशोक के 13वें और दूसरे शिलालेख में उसके जो पड़ोसी 5 सीमावर्ती देशों के नाम दिए गए हैं। जैसे मिस्र का नाम है तो उस समय वहां का शासक है साथियों तुर्मे, सीरिया का शासक अंत्योक है, मिसुडोनिया का शासक अंतिकिन है, ध्यान रखना इन दोनों में अंतर। एपिरस का शासक मग है, जबकि सीरियन का शासक अलिक सुंदर है। सीरियन का शासक कौन है? अलिक सुंदर है, यहाँ पे डैश लगा लेना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं दोस्त। कारा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। कारा की गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों के शासक है नहपान, इनको हराया था, बात बिल्कुल सही है। यज्ञ स्त्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलयान का चित्र मिलता है, ये बात भी सही है साथियों। ट्रेड का पता चलता है हमें। सातवाहन के पतन के बाद आंध्र प्रदेश में अभीर वंश का उदय होता है। अब देखिए जब आंध्र प्रदेश की बात करेंगे साथियों तो आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश आता है, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश का उदय होता है उस समय, इक्ष्वाकु वंश, ठीक है। तो ये अभीर वंश गलत हो जाएगा क्योंकि अभीर वंश का समय साथियों महाराष्ट्र क्षेत्र से था, जबकि कहा है आंध्र प्रदेश, तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपका राइट आंसर, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब साथियों, ठीक है। समझेंगे, देखिए आंध्र सातवाहन वंश की बात करेंगे तो आप जानते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नाहपान नामक एक व्यक्ति को हराया था, और गौतमीपुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी ये भी आंध्र सातवाहन वंश के शासक हैं। इनके सिक्कों पर जलयान का चित्र साथियों मिलता है। एक सवाल पूछता है कि सातवाहन वंश में संस्कृत का केंद्र कौन है, तो प्रतिष्ठान, गोवर्धन और वैजंती, इनका नाम याद रखिएगा। सातवाहन के समय में यह जो है साथियों एक शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा, ठीक है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में आंध्र सातवाहन वंश का पतन हो जाता है, और उसके पतन के बाद उसके क्षेत्रों पर इन 5 वंशों का उदय होता है साथी। पर इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे सिलेबस में यहां तक एग्जामिनर नहीं जाने वाला है। लेकिन कौन कौन वंश है हल्का फुल्का जानकारी हम अगले वीडियो में भी एक दे देंगे, ठीक है। अभीर वंश ये महाराष्ट्र में बन जाते हैं, कदम्ब वंश मैसूर में, इक्ष्वाकु वंश आंध्र प्रदेश क्षेत्र, पल्लव वंश दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, वाकाटक वंश यह साथियों विदर्भ क्षेत्र में बनते हैं, और यह सभी लोग आंध्र सातवाहन वंश के ढेर पर बनते हैं। इसका मतलब आंध्र सातवाहन वंश खत्म होता है और ये 5 राजवंश उसके जमीन पर उगते हैं साथियों। अगला, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने कर प्रणाली में सुधार करने के लिए दीवान ए मुस्तक खराज नामक डिपार्टमेंट बनाया, और इसको आप करिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में टपक जाएगा, ऐसा सवाल है साथी ये, है ना। तो दीवान ए मुस्तक खराज साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। आप जानते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी, और इसने कर प्रणाली में सुधार करने के लिए दीवान ए मुस्तक खराज नामक एक डिपार्टमेंट बनाया था। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी साथियों, ठीक है। देखिए आपको पता होगा कि इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया था। यह पहला शासक है अलाउद्दीन खिलजी जिसने भूमि की पैमाइश कराई और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाता है, ठीक है। राजस्व कर प्रणाली में सुधार करने के लिए इसने दीवान ए मुस्तक खराज नामक डिपार्टमेंट बनाया। अब देखिए यह डिपार्टमेंट करता क्या था, यह विभाग किसानों से बकाया भू राजस्व का संग्रह करता था। तो मेरे भाई इस डिपार्टमेंट का काम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व की दर साथियों अन्य शासकों की मतलब समकालीन ज्यादा ही था। इसने भू राजस्व की दर आधा रखा है, 1/2 रखा था, मतलब उपज जितना होगा उतना आधा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचाना है। तो भैया भू राजस्व का दर कितना रखा है अलाउद्दीन खिलजी ने? 50% रखा है, ठीक है। अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, ये बात बिल्कुल सही है, बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। इसने पातशाह की भी उपाधि धारण की थी, सही है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में लिखा है। तो मेरे भाई यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि तुजुक ए बाबरी यह तुर्की भाषा में लिखा गया, जबकि फारसी भाषा में इसका अनुवाद 2 लोगों ने किया था। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसका जो फारसी अनुवाद किया गया था एक व्यक्ति है अकबर के समय में पायंदा खां के द्वारा पहली बार इसका फारसी में अनुवाद किया गया, और दूसरी बात अब मतलब अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया। लेकिन अकबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखा था, सॉरी इसको बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। तो इस कारण से ये विकल्प आपका गलत हो गया, केवल 1 हो गया इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखेंगे बाबर की बात करेंगे तो इसने 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय किया, और इसके बाद इसने पादशाह की उपाधि धारण की। इसने साथियों कलंदर की भी उपाधि धारण की थी। इसने अपने आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा था।
इसे ही हम बाबरनामा या वाकियात-ए-बाबरी के नाम से भी जानते हैं। अकबर के समय में पाइंदा खां नामक एक व्यक्ति ने फारसी में अनुवाद किया था बाबरनामा का। इसी के तुरंत बाद आप देखेंगे तो 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अब चूंकि ये राज दरबार से संबंधित हैं तो ज्यादातर लोग जो है अब्दुल रहीम खाना का ही फारसी अनुवाद मानते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा साथियों, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। बिल्कुल सही है, 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है साथियों, रायगढ़ में, सही है। अपना राज्याभिषेक कराने के लिए शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट यानी गाग भट्ट को बुलाया था। यहाँ पे जब इनका राज्याभिषेक होता है साथियों तो बहुत सारे हिंदू मतलब ब्राह्मण पहुंचते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी विकल्प आपका, दोनों यहाँ पे सही था, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अब समझेंगे शिवाजी को लेकर के साथियों। तो आप जानते हैं शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है 1674 में होता है, रायगढ़ के किले में होता है। इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराने के लिए काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट, अच्छा इनका नाम पेपर में आता है ध्यान रखना, या गाग भट्ट को बुलाया था। गाग भट्ट भी ऑप्शन में दे सकता है, विश्वेश्वर भट्ट भी दे सकता है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी के राज्याभिषेक के समय में एक व्यक्ति डच है जो प्रेजेंट हैं, हेनरी ऑक्साइडन। तो मेरे भाई इनको थोड़ा ध्यान रखना, हेनरी ऑक्साइडन प्रस्तुत हैं जब शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा है साथियों। यहीं पर शिवाजी का पुनर्विवाह होता है सोयराबाई के साथ, जबकि जब इनकी माता जी का एक्सपायर हो जाता है साथियों तो उसके बाद 24 सितंबर 1624 को शिवाजी ने फिर से यानी दोबारा अपना राज्याभिषेक कराया। तो 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। शिवाजी के प्रशासन को चलाने के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक एक काउंसिल बनाया है, एक परिषद बनाया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है साथियों, आपसे पूछेगा कि अष्टप्रधान परिषद किसका गठन किसने किया, जवाब होगा शिवाजी ने। अष्टप्रधान परिषद था क्या, तो शिवाजी को सलाह देने के लिए एक प्रकार का परिषद है। इनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं था। यहाँ पे याद रखिएगा जो अष्टप्रधान है इनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं था। इसका मतलब कि ये कोई अपनी तरफ से कोई साथियों निर्णय नहीं ले सकते थे, कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे, और ना ही इनका पद पैतृक था। इनकी नियुक्ति शिवाजी करता था, मतलब शिवाजी करते थे। तो साथियों याद रखिएगा इनके लिए कोई पृथक स्वतंत्र विशेषाधिकार नहीं है मंत्रिपरिषद के प्रति। याद रखना, ये बात कोट करके पूछेगा, घबराना नहीं। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी भूमि सम्मिलित थी। तो आप जानते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्र में था, तकरीबन 51% भूमि को कवर करता था। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा साथियों सी आपका राइट आंसर। अस्थायी बंदोबस्त कितना कवर करता था, आप लोग कमेंट करिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ध्यान से तैयारी करते हैं। मैंने बताया था ना अस्थायी बंदोबस्त के बारे में, आप लोग जरूर कमेंट करिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सीरियसली तैयारी करते हैं। ठीक है, देखता हूँ कि कितने लोग जो है पढ़ रहे हैं बस स्क्रिप्ट या अपना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, कमेंट करना कितनी प्रतिशत भूमि अस्थायी बंदोबस्त के तहत आती थी, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में आप जानते हैं इस वाली व्यवस्था में अब जमींदारों के साथ नहीं बल्कि किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से लगान तय किया गया था। इस व्यवस्था में भूमि के अंतर्गत 51% साथियों भूमि आई। यह व्यवस्था भारत के सर्वाधिक भूमि पर लागू था। कर्नल रीड और मोनरो का नाम इस संबंध में आता है। कर्नल रीड के द्वारा सबसे पहले मद्रास में 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, जबकि हेक्टर मुर्नो के द्वारा 1825 में बंबई में इसे लागू किया गया। 1885 में आप देखेंगे संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में साथियों इसे लागू कर दिया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा कि भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन कर रहा है कि इसमें सरकार और किसानों के बीच में कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। बिल्कुल सही है, इस बार जमींदार का रोल इसमें नहीं है। इसमें भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया था, जिससे वो भूमि का विक्रय भी कर सकते थे, यहां तक कि वो साथियों गिरवी भी रख सकते थे। गिरवी रख सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे साथियों, वो गिरवी रख सकते थे, दोनों काम कर सकते थे। बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपका 1 और 2 दोनों के दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे भाई आपका राइट आंसर। ठीक है, समझे जरा बात को। रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, इसमें सरकार एवं किसानों के बीच में कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, ये बात क्लियर है। दूसरी, इसमें भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वो भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं उसको गिरवी भी रख सकते थे। इसमें लगान की अदायगी ना होने पर भूमि की जब्ती, सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है, अस्थायी बंदोबस्त से, लेकिन इसमें भूमि जब्त कर लिया जाता था अगर आप लगान नहीं देते हैं।
इसमें लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष के बाद उसकी समीक्षा करने का प्रावधान किया गया। इस व्यवस्था में किसानों को उपज का आधा भाग, यही वही अलाउद्दीन खिलजी वाली कहानी, आधा भाग कर के रूप में देना था। उपज का, अनाज का उपज का आधा भाग जो है वो सरकार को देना था साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अपने, ये बहुत पहले क्वेश्चन आता था, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो आप जानते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, सभी को पता होगा इसका जवाब, और इसके लिए आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, सबको इसका जवाब पता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ 13 अप्रैल 1919, आपको पता है 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके विरोध में पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्यागी? नाइटहुड। चलो ये तो सभी को पता था। एक व्यक्ति के बारे में और याद रखिएगा, शंकर राम नागर, इन्होंने कौन सी उपाधि त्याग दी? वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दी? इसके संबंध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। और जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि त्यागी? राय बहादुर। तो मेरे भाई इन 4 पर्सन का नाम याद रखना, इन्होंने कौन कौन सी उपाधि त्यागी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर मुझे चांस है कि इस बार जमनालाल बजाज के बारे में पूछ लेगा कि राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी, तो लोग कंफ्यूज मत होना, जमनालाल बजाज मानना, कहेगा कैसर हिंद किसने त्यागी? गांधी जी मानना। और कार्यकारिणी परिषद से पहले यह सवाल बहुत आता था, कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र तो शंकर राम नागर ने दी है। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर जांच आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का भारतीय सदस्य नहीं था? हाँ, आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के साथियों 14 अक्टूबर 1919 को एक आयोग बनता है जिसका नाम है साथियों हंटर आयोग, हंटर जांच आयोग, यानी डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। तो इसमें 3 भारतीय लोग थे, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ा ये भी शामिल थे, पंडित जगत नारायण राव ये भी शामिल थे साथियों, सरदार साहिबाजादा अहमद खान ये भी हैं, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का डी आपका साथियों राइट आंसर। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हंटर जांच आयोग यानी डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, तो इसका गठन कब किया गया? तो आप जानते हैं जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसके तुरंत बाद 14 अक्टूबर 1919 को किया जाता है साथियों। इसके अध्यक्ष है विलियम हंटर, और इसका उद्देश्य है उस समय बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में खास करके जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए उपद्रव की जांच करना। आयोग में 3 भारतीय सदस्य भी शामिल हैं, कौन कौन? सर चिमनलाल सीतलवाड़ा, हरिलाल सीतलवाड़ा, पंडित जगत नारायण राव, सरदार साहिबजादा खान। मेरे भाई इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के जब ये रिपोर्ट आता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पता था कि ये सरकारी आयोग है, ये कुछ अच्छा नहीं छापेगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अपना अलग से आयोग बनाया इसकी जांच करने के लिए। एक गैर सरकारी समिति यानी नॉन गवर्नमेंटल कमेटी का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। अब पूछता है कि इनमें कौन कौन सदस्य हैं, तो साथियों इसमें मोतीलाल नेहरू जी हैं, सीआर दास है, अब्बास तैयब जी हैं, ठीक है, एमआर जयकर और गांधी जी। तो इन 5 जन का नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अच्छा गांधी जी भी इसमें इंक्लूड है, इस बात को मत भूलना प्लीज, ठीक है, कि इस बार गांधी जी भी इसमें इंक्लूड है साथियों, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दमघोटू गैस के रूप में जानता है? एकदम हलवा सवाल है मेरे भाई, हलवा सवाल है, उड़ा दीजिए। दमघोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस को बोलते हैं। कहां दिख रहा है ये हलवा सवाल, आप तुरंत मारो, ठीक है। अब चलिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हैं जितने प्रदूषण गैस वाले होते हैं उनमें 50% प्रदूषण के लिए अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड जिम्मेदार है। तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछे कि अकेले कौन जिम्मेदार है 50% से भी ज्यादा, तो मेरे भाई कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी सवाल आता है, इसी को हम दमघोटू गैस बोलते हैं यानी स्टिमुलेटिंग गैस बोलते हैं। सवाल ये आता है कि होता क्या है? यह गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाएगा, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन ले जाता है, आपको पता होगा, ठीक है, तो आदमी जो है सांस फूल के उसका मृत्यु हो जाएगा साथियों। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कौन से गैस के द्वारा सबसे ज्यादा होता है? तो मेरे भाई आप जानते हैं यहाँ पे जो परिवहन होता है इसके द्वारा लगभग में 76% जो परिवहन है साथियों, इसके द्वारा लगभग में 76% कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब जो ये गैस है वह निकलता है। अब मुझे एक बात चेक करके देखना कि जो अभी गवर्नमेंट इथेनॉल मिला करके दे रही है साथियों तेल के अंदर, पेट्रोल के अंदर आप जानते हैं 20% साथियों गवर्नमेंट जो है इथेनॉल दे रही है। और आप जानते हैं नितिन गडकरी के 2 बच्चे हैं, आप गूगल पे सर्च करना, उनकी 2 कंपनियां हैं, आप पाओगे कि वह कंपनी पिछले 2 सालों में करोड़ों की प्रॉफिट कर ली है क्योंकि वो कंपनी इथेनॉल बनाती है साथियों।
है ना। क्या इस इथेनॉल से लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है? क्या इस इथेनॉल से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं हो रहा है? हो रहा है मेरे भाई। पर भारत महान है और भारत की जनता और महान है। तो याद रखिएगा, परिवहन क्षेत्र में हमें ध्यान रखने की जरूरत है और सरकार को इस पर भी ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ ना काम करे जिससे उनका बेनिफिट हो और जनता को दमघोटू गैस से दम निकल करके मृत्यु हो जाए। पर ऐसा होगा नहीं, मेरा भारत महान। अब सुनिएगा, परिवहन से सबसे ज्यादा निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर है। इसके बाद सेकंड नंबर पे घरेलू ईंधन पे से निकलता था, जब से एलपीजी आया तब से नहीं निकलता है। घरेलू ईंधन मतलब पहले लोग लकड़ी का और गाय के उपले का, गोबर का उपले का ये बनाते थे, फिर एल्युमिनियम संयंत्र से, फिर उसके बाद अन्य स्रोत से, लेकिन सबसे ज्यादा परिवहन से होता है। ऐसा भी सवाल पेपर में आया हुआ है। अगला, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं ये तो महाराष्ट्र में पड़ता है। मेरे भाई क्लिक कर दीजिए, बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। ठीक है, लिखिएगा। महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आप देख लीजिएगा, जैसे तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, फिर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरी वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा होता है, ठीक है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, फिर जल्दापार राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, पेपर में टिकल हो जाएगा। अगला, जल संसाधन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? साथियों आप लोग जानते हैं प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? डी हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए बात करेंगे 16 जनवरी तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 20 मार्च को विश्व घरेलू गौरैया दिवस, जबकि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस, 10 अप्रैल को आपने देखा जल संसाधन दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है, 8 मई को विश्व प्रवासी दिवस और 22 मई को साथियों विश्व जैव विविधता दिवस। इनको रख लीजिएगा, ये पर्यावरण से संबंधित कुछ हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का योगदान सबसे कम है? अच्छा, सबसे कम पूछ रहा है। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन इफेक्ट करता है? तो सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो जलवाष्प के कारण साथियों, जलवाष्प के कारण सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर थर्ड नंबर पे मीथेन होता है, फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे सीएफसी गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, फिर 7 नंबर पे आप देखेंगे नाइट्रस गैस होता है, फिर अंतिम नंबर पे आप देखेंगे तो फ्लोरिनेटेड गैस होता है। तो अंतिम नंबर पे आएगा फ्लोरिनेटेड गैस, डी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब। कारण सबसे कम योगदान तो इनमें से तो फ्लोरिनेटेड गैस का सबसे कम योगदान होता है। समझिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा कौन सा प्रभाव करेगा? जलवाष्प, सेकंड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, सीएफसी गैस जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हो, फिर नाइट्रस गैस, ठीक है, NO2 बोलते हो, फिर फ्लोरिनेटेड गैस होता है और अन्य गैस 1%। अब फ्लोरिनेटेड गैस में कौन कौन शामिल है इसे भी देख लीजिए पेपर में, अगर आ गया गलती से तो कंफ्यूजन नहीं बनेंगे। तो देखिए जितने यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC जो होते हैं, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन टाइफ्लोराइड, मेरे भाई इनका जो है नाम आप याद कर लीजिए। हो सकता है आपसे पूछे कौन सा फ्लोरिनेटेड गैस है और ऑप्शन दे दे और ऊपर से कोई एक आपसे सीएफसी दे देगा विकल्प में, तो सीएफसी नहीं होगा, आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये फ्लोरिनेटेड गैस में नहीं आता, ज्यादातर यही देता है लेकिन ये नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी डिग्री चैनल अमीनी द्वीप को और कन्नानौर द्वीप को अलग करती है? तो मेरे भाई ये तो आसान क्वेश्चन है, हलवा है, मार दीजिए उड़ जाएगा। तो अमीनी द्वीप और कन्नानौर द्वीप को अलग करता है 11 डिग्री चैनल, आप सभी को पता होगा, धुआं धुआं कर दीजिए डी आंसर मार के। ठीक है, और फिर भी डी नहीं लगा रहे तो आपका हो जाएगा भैया धुआं, इसको रट लेना इसको। और पीडीएफ तो मैंने दे दिया, तो कुछ करना नहीं है, बस सीधे से जाइए, सब्सक्राइब करिए, फट से जाइए और चट से आप जो है लिंक पे क्लिक करिए, अप्रूवल लीजिए, काम खत्म। 8 डिग्री चैनल मिनिकाय और मालदीव को अलग करेगा, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय द्वीप को और लक्षद्वीप को अलग करेगा, 10 डिग्री चैनल बार बार पेपर में आता है और इस बार भी पेपर में आ जाएगा, अंडमान निकोबार को अलग करेगा। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और कन्नानौर द्वीप को अलग करेगा। 16 डिग्री चैनल सह्याद्री पर्वत को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। डंकर मार्ग ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करेगा। कोको स्टेट कोको द्वीप यानी म्यांमार और लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार को साथियों अलग करेगा। ठीक है, जबकि सेंट जॉर्ज चैनल यह लिटिल अंडमान को ग्रेट अंडमान से अलग करता है। ग्राउंड चैनल यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करेगा। ठीक है, तो एक बार में याद नहीं होगा, इसको मतलब पीडीएफ डाउनलोड करके आप 2-3 बार में पढ़ने की कोशिश करिए।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि उच्चतम न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है, यानी इसका जो भी न्यायिक निर्णय है साथियों, उस निर्णय को सुरक्षित रखा जाता है और उस निर्णय को भारत के सभी न्यायालय मानते हैं, यानी उच्च न्यायालय भी मानता है, उच्च न्यायालय भी मानता है। तो इसी को हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी उसके मामले, उसके बाद उसके जो भी निर्णय है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी रखा जाएगा, और वह जो है उस केस में, उससे संबंधित केस में भारत के सभी न्यायालय पर लागू होंगे। एक बार जो जजमेंट दे दिया सब पर लागू होंगे। आपके मन में आ रहा होगा क्या सर हमारा उच्च न्यायालय भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? तो मेरे भाई बिल्कुल, उच्च न्यायालय के भी डिसीजंस रखे जाते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के डिसीजन उच्चतम न्यायालय नहीं मानता, बाकी उसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं जैसे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये सारे न्यायालय जो है मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि कौन सा आर्टिकल उसको मतलब ये घोषित करता है, तो आर्टिकल 129 ये बात कहता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। कुछ आर्टिकल हैं उच्चतम न्यायालय से संबंधित, रट लीजिएगा। आप सब जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में और भाग 5 के अध्याय 3 में, 3 में नहीं 3 या 4 में, मुझे ध्यान नहीं, 3 में नहीं साथियों, 4 में दिया हुआ है। आर्टिकल 123 3 में है, हाँ बिल्कुल भाग 4 में। चलिए भाग 5 के अध्याय 4 में, क्योंकि अध्याय 3 में क्या दिया हुआ है? अध्यादेश के बारे में दिया गया है, अध्यादेश के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, आर्टिकल 123 के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है सर? संसद दिया हुआ है। अध्याय 1 में क्या दिया हुआ है? संघ की कार्यपालिका शक्ति दिया हुआ है। ठीक है, अध्याय 5 में महान्यायवादी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भाग 5 के अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 124 से 147 तक। ठीक है, अनुच्छेद 124 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के कैसे कैसे प्रोविजन है। अनुच्छेद 126 कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटिंग कौन करेगा, यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में 126 में दिया गया। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की बात कहा गया, यानी एडहोक जस्टिस की बात किया गया। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय में बैठने की उपस्थिति होने के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन दिया गया। अनुच्छेद 129 यह उच्चतम न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहता है, यानी अभिलेखीय न्यायालय के रूप में घोषित करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है साथियों समिति और दूसरी तरफ दिया हुआ है वह समिति कब बनी। आपको पता होगा पंचायत आयोग की स्थापना 2007 में की जाती है, तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका डी हो जाएगा। यही आपका सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर साथियों। ठीक है, क्योंकि पंचायत आयोग की स्थापना कब होती है? तो 2007 में होती है, यहाँ दिया 2011 जो कि गलत है साथियों। ठीक है, अब देखिए केंद्र राज्य संबंध में कुछ आयोग बना है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था। इसी प्रकार से शीतलवाड़ा समिति 1966 में, राजमार्ग कमेटी 22 सितंबर 1989, सरकारिया आयोग यह आपका बना था 24 मार्च 1983, पुंछी आयोग बना है साथियों 27 अप्रैल 2007। पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से एक्ट बने हैं समिति? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता 1977, पीवी के राव 1985, एलएम सिंधवी 1986, पीके थुंगन 1988। इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को पंचायतों में स्थानों एवं पदों पर आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिया गया? आप जानते हैं कि इन्हें जो है महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति को पंचायत का जब चुनाव होता है तो उन्हें आरक्षण मिलता है साथियों, 33% का मिलता है। कौन सा आर्टिकल उन्हें यह पावर देता है? तो पंचायतों का कार्यकाल आप जानते हैं, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 डी साथियों महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति इन सभी को आरक्षण देता है। तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, समझेंगे। पंचायत से संबंधित कुछ अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 243 सी, ये पंचायतों की गठन और उसकी संरचना के बारे में है, जबकि 243 डी में आरक्षण की बात करता है, खासकर महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति स्थानों को लेकर के। ठीक है, अनुच्छेद 243 ई पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा, ऐसा प्रोविजन दिया गया। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियां और उसके दायित्व के बारे में है। 243 आई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंचायतों हेतु वित्त आयोग। अच्छा, ये आर्टिकल 280 वाला वित्त आयोग नहीं है, ध्यान रखना, गड़बड़ा जाएगा मामला। पंचायतों हेतु वित्त आयोग ये 243 आई में दिया गया है। ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया?
इसका मतलब कि जो न्यायपालिका है वह किसी भी प्रोविजन को, किसी भी एक्ट अधिनियम का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, फिर से उसे जांच सकता है। ये बात हमने अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से उठाया। सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, ए हो जाएगा सर सही जवाब। ठीक है, और क्या क्या प्रोविजन आपने लिया अमेरिका से? तो वित्तीय आपातकाल हमने लिया है, मौलिक अधिकार लिया, संविधान की सर्वोच्चता लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वच्छ और निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का थ्योरी। आयरलैंड से हमने राज्य की नीति संसद तत्व लिया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना है, हमने ये बात आयरलैंड से लिया। अगला, मेघालय राज्य का गठन कब किया गया था? बहुत ही आसान सा सवाल है साथियों। मेघालय राज्य का गठन आप जानते हैं 1972 यानी 1972 में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका सी। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्य का गठन 1972 में ही किया जाता है। सी हो जाएगा साथियों प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, देखिए उड़ीसा राज्य की बात करेंगे तो 1950 में, जबकि महाराष्ट्र की बात करेंगे तो साथियों ये 1960 में बनता है। नागालैंड की बात करेंगे 1963 में। इसे थोड़ा सही करिएगा उड़ीसा वाला, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को उस समय साथियों वो तमिलनाडु राज्य बना था। उड़ीसा राज्य 1936 में बन जाता है, 1936 में ही इसका गठन हो जाता है, मतलब आजादी से पहले, बहुत दिन पहले 1936 में ये हो जाता है। जबकि 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन होता है। मेरे भाई इसको सही कर लेंगे, हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक। तमिलनाडु का गठन साथियों इस समय होता है। ठीक है, तमिलनाडु का गठन। ठीक है, बाकी आप जानते हैं महाराष्ट्र और गुजरात का गठन यह 1960 में ही किया जाता है। नागालैंड 1963, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 1966 है, गोवा 30 मई 1987, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975 और 2 जून 2014 को आप जानते हैं कि गठन किया गया किसका? तेलंगाना राज्य का साथियों गठन किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे तो तमिलनाडु का गठन किया गया, जबकि उड़ीसा अप्रैल 1936 में उड़ीसा का गठन होता है। और असम आप जानते हैं अगस्त 1947 में ही होता है, 15 अगस्त के दिन ही होता है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, हो जाता है टाइपिंग में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब लाया जाता है साथियों? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं भारत सरकार के द्वारा यह लाया गया था साथियों 2011 में। तो नवंबर 2011 होगा कि दिसंबर 2000, नवंबर 2011 था, 4 नवंबर 2011 को ही लाया गया था राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा साथी? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति साथियों लाया गया। इसका उद्देश्य था कि एक दशक के अंदर यानी 2021 तक में जो विनिर्माण क्षेत्र है इसका योगदान बढ़ाना है, मतलब भारत की जीडीपी में 25% करना है। फिर यहाँ पे एक रखा गया था कि 100 मिलियन रोजगार का सृजन करना है। ऐसा भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता को कुछ नीतियों को अपना करके हम इसको लागू करेंगे, ऐसा सरकार ने सोचा था। तो सरकार सोचता है, आगे कुछ होता नहीं है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन इस नीति के तहत किया गया है। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये सवाल पेपर में पूछा गया है NIMZ के बारे में। ठीक है, अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, यानी इसकी स्टार्टिंग इन्होंने कब की थी? तो आप जानते हैं सरकार बहुत जोरों शोर से उसमें चिल्ला रही थी मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत का बनाओ, भारत का बनाओ, पर आज तक भारत का कुछ बन नहीं पाया, ये दुख की बात है। पर सितंबर 2014 में सरकार इसी पर बहुत ज्यादा जोर दे रही थी, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। बहुत रुपया खर्च हुआ। 25 सितंबर 2014 की बात है साथियों, फर्जी निकला 25 सितंबर का डेट। तो इसका कार्यक्रम का लोगो है साथियों शेर। इस कार्यक्रम योजना का उद्देश्य है नौकरशाही निष्क्रियता को दूर करना है, लाल फीताशाही को हटाना है, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत को कम करना है, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना है। तो ये इसका उद्देश्य था। मोदी जी ने शेर छाप दिया था और फिर सब घूम रहे हैं पूरे देश में, ये नहीं देख रहे हैं कि कहां पे गया इनका ये वाला योजना मेक इन इंडिया। अगला साथियों, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? भ्रष्टाचार के मामले में तो भारत अच्छा खासा रैंक रखा हुआ है, 96 स्थान पे आते हैं साहब। तो 96 वाले पर आते हैं भ्रष्टाचार। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। अब देखिएगा थोड़ा सा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। ये 30वां संस्करण है। डेनमार्क को लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर रखा गया है। यहाँ पे भ्रष्टाचार होगा तो जनता मोमबत्ती लेकर बाहर निकल जाती है। किसी एक व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार हुआ, खड़ा हो जाएगी सीधे, उसको सजा दो वरना हम यही बैठे रहेंगे। भारत में ऐसा नहीं होता।
सूचकांक में शीर्ष 3 देश पे डेनमार्क है, फिनलैंड है, सिंगापुर भी है साथियों, तभी इतना अच्छा है। सूचकांक में जो दक्षिणी सूडान है वो सबसे अंतिम पायदान पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत की बात करेंगे तो भैया ये हमारा 38 अंक के साथ जो है वो 96 स्थान पे आता है। भारत के साथ मालदीव और गाम्बिया भी आते हैं, तो चलो बहुत अच्छा है, मालदीव और गाम्बिया भी 96 स्थान पर हैं, उनका भी स्कोर साथियों 38 है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी BR गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित हैं, नहीं साथियों, यह दूसरे दलित व्यक्ति हैं, आप जो है जो पहुंचे हैं इस पद पर। इससे पहले एक व्यक्ति थे KG बालकृष्णन जी, वो भी मतलब मुख्य न्यायाधीश हैं, तो वो थे इस पद पर पहुंचने वाले। तो विकल्प बी हो जाएगा गलत, विकल्प ए होगा आपका प्रश्न का सही जवाब साथियों। ठीक है, देखिए 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी BR गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। या इस पद पर संजीव खन्ना इससे पहले थे, उन्हीं का पद लिए हैं, और दूसरे दलित व्यक्ति हैं पहले KG बालकृष्णन थे। ज्ञानेश कुमार जो कि चर्चा में है इस समय, जिनका नाम ओट चोर के नाम से फेमस है, यह 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपॉइंट किए गए बेचारे। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया और पहुंचते ही इनके नाम पे एक मुहर लग गया ओट चोर का। भारत में यही होता है। अगला प्रश्न करेंगे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाला उष्ण और शुष्क हवा है? तो ऑस्ट्रेलिया में चलेगा और विक्टोरिया प्रांत में चलेगा, तो कौन सी हवा है साथियों? ब्रिक फील्डर, इन्हें रट लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया में चलता है ब्रिक फील्डर, और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलता है। ठीक है, गर्म हवा है। कुछ पौने हैं, इनका नाम आपको याद रखना होगा, जैसे ब्रिक फील्डर ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलता है, नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में चलता है, जोंडा अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलता है, मिस्ट्रल रोन नदी घाटी से उठता है और स्पेन और फ्रांस को का नरक मचा देता है, मतलब वहां पे चलता है। बोरा यह एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलता है साथियों, और इटली और यूगोस्लाविया को यह प्रभावित करता है। नार्टे यह USA में शीत ऋतु में चलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? तो साथियों आप जानते हैं यहाँ पे मिस्र जो होगा यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं होगा, बाकी सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, ठीक है, ये और इसके साथ साथ में साथियों जिबूती, यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होते हैं। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, हटाइए। और यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरब प्रायद्वीप में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो भैया इन सातों का नाम आपको याद रखना होगा। सऊदी अरब पहला, यमन दूसरा, ओमान तीसरा, संयुक्त अरब अमीरात चौथा, कतर जो है पांचवा, बहरीन छठा, कुवैत सातवां, और इराक जो है वो आठवां साथियों। तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल है? इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया। मध्य अफ्रीका देश में कौन कौन आते हैं? तो पनामा, कोस्टारिका, ठीक है, ये मध्य अफ्रीका नहीं मध्य अमेरिका में आना चाहिए साथियों, मध्य अमेरिका की बात है। ठीक है, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरस, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और बेलीज साथियों। ठीक है, अमेरिका लिख दीजिए। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आते हैं? 3 देश आते हैं। इंग्लैंड, अरे वो आप अमेरिका में देखे होंगे ना, तो उत्तरी अमेरिका में देखिए तो लास्ट में ऐसे आते हैं, कुछ लोग जुड़े होते हैं, वही मध्य अमेरिका के नाम से साथियों जाने जाते हैं। ठीक है, अगला करेंगे नेक्स्ट। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया। यह निम्नलिखित में से किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो घाटमपुर ये कानपुर में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि घाटमपुर में साथियों 600 मेगावाट 600 मेगावाट के हम 3 जो है परियोजना लॉन्च करेंगे। तो इसका पहला उद्घाटन मोदी जी ने मई 2025 में किया, तो पहला जो है वो चालू कर दिया गया है साथियों। ठीक है, इसका जो पहली यूनिट है यानी पहली इकाई जो है वो चालू कर दिया गया। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से तो मतलब 1800 के आसपास में होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि 1980 कुल 1980 मेगावाट की क्षमता जो है वो रहेगी, पर 600 वाट के 3 जो है लगाए जाने की बात की गई, यानी 1800 की। 180 कैसे आएगा वो जाने, ठीक है, मैं नहीं जानता। तो याद रखेंगे कानपुर। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल FDI प्रवाह कितना बिलियन अमेरिकन डॉलर था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साहब, ध्यान रखना। तो अभी देखेंगे तो मई 2025 तक ये डाटा आया, जिसमें भारत जो है साथियों वह मतलब कितना प्राप्त किया, तो 81.04 बिलियन डॉलर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रश्न में थोड़ा गूगल भी कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन में आ रहा हूँ। ठीक है, पर 81 के आसपास में राइट आंसर है,
पर प्लीज आप गूगल कर लेना भाई, गलत ना हो, ठीक है। पर ये ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। पर जो एक्चुअल आंसर इसका होना चाहिए था साथियों, वह 81 पॉइंट, अभी एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे, 04 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, ठीक है। पर एक बार प्लीज इसका आप लोग कर लेना, कोई संदेह नहीं है कि एफडीआई कितना प्राप्त हुआ है 2024-25 के दौरान, प्लीज 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 कर लेना। एक्सप्लेनेशन में क्या कर रहा है देखिए, सी तो मान रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ साथियों, पर फिर भी गूगल आप कर लेना, 81.04 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, और यह जो कि वित्त वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि को जमा करता है, ठीक है। तो आप गूगल करना यार, इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं, मुझसे भी स्लैप हो जाता है भाई, है ना, इतना डाटा कहाँ रखूंगा। अच्छा, किस किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो आप जानते हैं सेवा क्षेत्र में साथियों सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है, तकरीबन 9.35 बिलियन अमेरिकन डॉलर का, ठीक है, अकेले ही प्राप्त यहाँ पे हुआ है। भारत में सर्वाधिक एफडीआई कौन कौन से राज्य में प्राप्त हुआ, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ, इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद दिल्ली। तो ये तीनों राज्यों ने सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है, इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में मिशन नाविक सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहाँ हुआ है। ध्यान नहीं आता है, कभी कभी डाटा है भाई, हो जाता है। तो ये तो पता है, मोरमा गोवा पोर्ट है आपका, गोवा में है, मोर्मुगांव पोर्ट, मोर्मुगांव पोर्ट है गोवा में, वहां पे मिशन नाविक सागर परिक्रमा सेकंड का समापन अभी हाल ही में किया गया, 29 मई का ये खबर है। ये हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, देखिए इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया मोआ गोवा पोर्ट गोवा। आरंभ कब किया गया था ये मिशन नाविक सागर परिक्रमा, तो भैया 2024 में इसका आरंभ किया गया था। यह मिशन नेवल ओशियन सेलिंग नोड यानी गोवा से प्रारंभ हुआ था। इस मिशन में एक नौका शामिल हुआ जिसका नाम है आईएनएस तारिणी। तो तरडी का मतलब नौका होता है, आपको पता होगा। इस मिशन के दौरान पूरी तरह से पवन ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। यह जो मिशन है साथियों, इसका ध्येय वाक्य है साहसी हृदय असीम समुद्र। अगला, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। साथियों आप जानते हैं प्रतिवर्ष 30 मई को हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका बी, प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट जवाब, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, तो आप जानते हैं 25 मई को विश्व थायराइड दिवस या फुटबॉल दिवस मनाते हैं, जबकि विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस या 28 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी 29 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आप जानते हैं 31 मई को, जबकि हिंदी पत्रकारिता दिवस यह आपका 30 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर उत्तर कोरिया। साथियों आप जानते हैं इसका आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया में। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया में। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, सी आपका साथियों राइट आंसर है, ठीक है। देखिएगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो 27 से 31 मई 2025 के मध्य में गुमी यानी दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। इसमें कुल 43 देशों ने भाग लिया है, इसको ध्यान रखेंगे साथियों। इसमें सबसे ज्यादा पदक चाइना ने जीता है, कुल 32 पदक जीता है। लगभग हर खेल में आप देखेंगे तो चाइना डंका बजाता है, क्योंकि वहां पे बच्चों को नाच गाना कम और खेल प्रतियोगिता जैसी चीजों पर ज्यादा सिखाते हैं। हमारे यहाँ लोग भोजपुरी गाना पर नचवाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। दूसरे स्थान पे साथियों भारत है, ठीक है। भारत ने कुल 24 पदक जीता हुआ है, आपको पता होगा। तो भारत भी, हमारा भारत महान है, यह हर क्षेत्र में है। गाली दे दे तो कितने लोग बेहोश हो जाते हैं, ऐसा खतरनाक भारत है, ठीक है। पुरुषों में अगर आप देखें तो 5000 और 10,000 मीटर की स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर गुलवीर सिंह जी ने जीता हुआ है, तो इनका नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर 2025 कहाँ पे संपन्न हुआ है ये। तो साथियों ये मलेशिया का नंबर देखने से लग रहा है साथियों मलेशिया में होगा, और कहाँ होगा। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट मास्टर्स 2025 इसका नाम है, पर मलेशिया जोड़ दिया मलेशिया की वजह से। मलेशिया की राजधानी जानते हैं कुआलालंपुरम, ठीक है। तो वहां पे साथियों बी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, सही जवाब साथियों, ठीक है। मलेशिया के कुआलालंपुरम में इसका आयोजन किया गया है। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2025 का आयोजन किया गया 20 से 25 मई 2025 के मध्य, कहां पे, कुआलालंपुरम मलेशिया में। पुरुष एकल एकल लिख दीजिएगा। स्पर्धा में विजेता थे ली सिफेंग, ये भी चाइना से, जबकि उप विजेता किंदाबी श्रीकांत ये भारत से हैं। याद रखना है भैया, भारत का नाम आ गया, चलो ठीक है। महिला एकल विजेता वांग जी ई चाइना से हैं, ठीक है। निशानेबाजी जूनियर विश्व कप आप जानते हैं 19 से 17 मई 2025 के मध्य में सुहल में किया गया, यानी जर्मनी में। भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। इसमें भारतीय निशानेबाज ने कुल 11 पदक जीते हैं साथियों, ठीक है। तो आपसे पूछे कि निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ,
तो जवाब होगा आपका जर्मनी। अगला, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है टिम विगमोर। कौन? टिम विगमोर, यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का पहला आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए बात करेंगे रॉबर्ट डी कैप्लॉन की, तो यह वेस्टलैंड अ वर्ल्ड इन परमानेंट क्राइसिस ये किताब लिखी है भाई साहब। प्रत्येक राज है ए टिपिकल 5 स्ट्रेटजी रूल फॉर ऑन द न्यू वर्ल्ड। श्रीनाथ राघवन की किताब है इंदिरा गांधी द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। प्रसन्नजीत दत्ता की किताब, इसे थोड़ा याद रख लीजिएगा, विल इंडिया गेट रिच बिफोर इट टर्न्स 100, तो कभी भी नहीं हो सकता। लॉरेन रॉबर्ट्स की किताब है फियरलेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिम विगमोर की किताब है, ये तो आपने देखा है, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री। विद्या कृष्णन की किताब है व्हाइट लिलीज एन एसे ऑन ग्रीफ। किताब ये जल्दी नहीं याद होता ना, मैंने बहुत सारे किताब आपको करवा भी दिया है। एक और बच रहे हैं भाई, बख्तियार के दादा भाई, इनका किताब है ऑनरेस्ट जॉन लाइफ ऑफ जॉन मथाई, लाइफ ऑफ होना चाहिए, लाइफ ऑफ जॉन मथाई। ठीक है, अगला सवाल साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण 31 मई 2025 को तेलंगाना में आयोजित किया गया। हाँ, ये तो हुआ बात सही है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ओपला सुचाता चुआंगसरी ने जीता है, जो कि मलेशिया से नहीं है। ये कहां से है साथियों? थाईलैंड से है। कहां से? थाईलैंड से है। तो ये हो गया साहब गलत, ये तो जीती है, ये बात सही है, लेकिन ये थाईलैंड से है। तो पहला हो जाएगा सही जवाब, केवल एक हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, मिस वर्ल्ड का आयोजन आप जानते हैं 31 मई 2025 का, इसका 72वां संस्करण हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया। कुल 108 देशों के प्रतिभागी शामिल हुए। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब थाईलैंड की ओपला सुचाता चुआंगसरी ने जीता है। ओपला सुचाता को क्रिस्टीना पिक्सोवा, जो कि 2024 की विजेता है, इन्होंने ताज पहनाया है साथियों। ठीक है, याद रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया है? नंदिनी गुप्ता ने किया है। मिस वर्ल्ड 2025 विजेता को $1 मिलियन रुपए का मतलब प्राइज दिया गया साथियों, लगभग में 8.5 करोड़ रुपए का प्राइज दिया गया है। ठीक है, अगला करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन करा कि हाल ही में जून 2025 में करोल नौरोकी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? करोल नौरोकी कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो साथियों करोल नौरोकी यह पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए। जवाब होगा आपका बी राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे, अब तो आपको याद हो गया होगा, दक्षिण कोरिया में ली जे म्यांग है, पोलैंड में करोल नौरोकी है, पुर्तगाल में लुइस मोंटेनेग्रो है, पराग्वे की सेंटियागो पेना पोलसियोस है, जबकि मोल्डेवा के राष्ट्रपति हैं साथियों माया सेंड्यू, लेबनान के राष्ट्रपति हैं जोसेफ ओन, चिली के राष्ट्रपति हैं ग्रेबियल बोरिक। नाम तो सबका याद ही होगा साहब, है ना। अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट। केचुआ निम्नलिखित में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? केचुआ तो आप जानते हैं साथियों यह संघ एनालिडा से संबंधित है। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का सी आपका राइट आंसर। ठीक है, केचुआ की बात करेंगे तो इसका जो है उपयोग साथियों वर्मिंग कंपोस्ट के रूप में करते हैं, और वर्मिंग कंपोस्ट आप जानते हैं पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम प्रकार का जैव उर्वरक होता है। केचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, और यह संघ एनालिडा के प्राणी है। जोंक भी एनालिडा संघ का प्राणी होता है साथियों, जो कि एक उभयलिंग होता है। मोलस्का संघ के प्राणी घोंघा और सीपी बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं साथियों तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, ये सब आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, अगला करेंगे साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है, यानी जिसे आप ईईजी कहते हैं, इसकी तकनीकी की मदद से मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो बात आप जानते हैं, बिल्कुल सही है। पित्त हरे पीले रंग का एक क्षारीय तरल पदार्थ होता है, जो बाइल होता है, जिसका उत्सर्जन यकृत करता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा आपका प्रश्न का साथियों राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे ईईजी को लेकर के, तो ईईजी ये मस्तिष्क में हुई गतिविधियों की जांच के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लीवर जानते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, और यह पित्त रस का स्त्रावण करता है, जो कि क्षारीय होता है। पित्त का पीएच 7.6 से 7.7 के बीच में होता है साथियों। पित्त रस का काम क्या होता है? ये वसा का पायसीकरण करता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये बात सभी को पता होगा। अगला करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आसान सा सवाल है। अब तो आपको 35 में 35 आने हैं, तो धीरे धीरे आसान हो ही जाएगा। टेकोफेरॉल आप जानते हैं विटामिन डी का नाम नहीं है, जबकि टोकोफेरॉल इसका नाम है विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, इसी का रासायनिक नाम साथियों यह होता है।
अब आप देखेंगे तो यहाँ पे विटामिन और उसके रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी1 का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का नेप्थोक्विनोन या फिर फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। अगला साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होता है? तो जीवाणु किसके लिए जिम्मेदार है भाई? तो एक बीमारी है साथियों एंथ्रेक्स नाम की बीमारी, जो कि जीवाणुओं से होता है। बाकी आप देखेंगे तो रेबीज, एड्स, बड़ी माता, ये सब विषाणु से होता है, लेकिन एंथ्रेक्स नाम का बीमारी यह जीवाणुओं से होता है। तो इस प्रकार डी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर साथी। ठीक है, ये हमने दे दिया, इसको आप रट्टा मार लेना, कुछ जीवाणु कुछ विषाणु, जैसे एंथ्रेक्स जीवाणु, हैजा जीवाणु, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड, ये सब जीवाणु। विषाणु से बड़ी मात्रा रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, पोलियो, ये सब जो है विषाणुओं के द्वारा फैलता है। क्लियर है ना? ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसके लिए पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक जिम्मेदार है? एक प्रकार का कवक है और किसको नुकसान पहुंचाता है साथियों? तो याद रखेंगे, यह जो कवक है वह गेहूं में ब्लैक रस्ट यानी जो काला कीट रोग होता है वह इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक के द्वारा। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का आपका डी, राइट आंसर। गेहूं का कवक वाला रोग, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कवक जनित रोग, जैसे गेहूं में काला किट्टा तो आपने देखा, गन्ने में रेड रॉड रोग होता है जिसे आप लाल सड़न भी बोलते हो, तो रेड रॉड, ठीक है, लाल सड़न रोग। तो ये होता है साथियों कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम नामक एक कवक है उसके द्वारा। मूंगफली में टिक्का रोग होता है स्कार्पो स्पोरोपार्सोनेटा, ठीक है। जबकि बाजरे में ग्रीन ईयर रोग, बाजरे से संबंधित याद रखिएगा, ठीक है, स्क्लेरो स्पोरोग्रेमिनी कोला के द्वारा। जबकि आलू में झुलसा रोग, ये भी एक प्रकार का कवक जनित रोग है, याद रखेंगे, फाइटोप्थोरो इन्फेस्टेंस। तो भैया इतना नमूना नहीं याद होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेंगे तो तुक्का लग जाएगा, पेपर में दिखेगा ऑप्शन में तो आ जाएगा, लिखना थोड़ी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? क्यूरेशियो, अलास्का, फ्लोरिडा की धारा साथियों, यहाँ पे फ्लोरिडा की धारा अंटार्कटिका में बहता है, सॉरी अटलांटिक महासागर बहता है। तो डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, फ्लोरिडा की धारा अटलांटिक महासागर संबंधित है। देखिएगा, फ्लोरिडा की धारा बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर में बहता है। बाकी प्रशांत महासागर की कुछ गर्म धाराएं, क्यूरेशियो जल धारा गर्म है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, सुसीमा, दक्षिणी विषुवतीय धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये जो है गर्म जल धारा का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है? वादे की भूमि मिंडानाओ, इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना, पेपर में शायद ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो मिंडानाओ को बोलते हैं वादे की भूमि, डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर। इसको करिए थोड़ा सा जूम आउट और यहाँ पे इसको रख लीजिएगा। पूर्व के समुद्र के स्वामी श्रीलंका, ब्यूनस आयर्स को अमेरिका का पेरिस, केंटुवी को ब्लू ग्रॉस स्टेट अमेरिका में है, अंकारा को पश्चिम का द्वार, जापान को सूर्योदय का देश, वेनिस को नहरों का शहर, सैन फ्रांसिस्को स्वर्ण द्वार की नगर, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया, कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल, एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी, मिंडानाओ को वादे की भूमि कहते हैं, ध्यान रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मॉरिटानिया की राजधानी है? मॉरिटानिया की राजधानी नौकचोट लिखते हैं इसको, सी हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न का। यह साथियों आपका मॉरिटानिया की राजधानी है। समझेंगे कुछ देश और उसकी राजधानी। सीरा लियोन की राजधानी क्या है? तो आपको याद हो गया होगा आपको, फ्रीटॉन। नौकचोट जो है मॉरिटानिया। गैम्बिया की राजधानी बंजूल, मलावी की राजधानी है लिलोंगवे, फिर घाना की राजधानी अर्का, फिर अंगोला की राजधानी लुआंडा, फिर सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, मॉरिशस पोर्ट लुइस, सूडान खार्तूम, मिस्र का काहिरा या कैरो कह सकते हैं। जर्मनी का वान शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आसान सा सवाल है, आपको पता होगा साथियों। जर्मनी का वान शहर राइन नदी के किनारे पड़ता है और ये बहुत ज्यादा चर्चित नदी है। जर्मनी का रूर प्रदेश भी राइन नदी के किनारे स्थित है, जो कि कोयले का क्षेत्र है साथियों जर्मनी का। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब साथियों। अब कुछ नदी है, उसके किनारे कौन कौन प्रदेश हैं, आप एक बार इसको देख लेना। जैसे पर्थ नदी के किनारे स्वान है ऑस्ट्रेलिया का, नीपर नदी के किनारे यूक्रेन का किन है, राइन नदी के किनारे रॉटरडम है, कोलेन है और बान है, सेंट लॉरेंस के किनारे क्यूबेक सिटी कनाडा, जबकि वेस्टुला नदी के किनारे वर्सा पोलैंड, डेन्यूब नदी के किनारे बेलग्रेड सर्बिया का और वियना ऑस्ट्रिया का,
टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद जो कि इराक का है, टेम्स नदी के किनारे लंदन यूके का है, सत अल अरब के किनारे बसरा इराक, मिसिसिपी नदी न्यू ऑरलियंस है। ठीक है, सबको याद करना पड़ेगा भाई, एक दो बार देख लेंगे याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साथियों, एक तरफ दिया हुआ है घाटी और दूसरी तरफ दिया हुआ है क्षेत्र। हम्बर घाटी आप जानते हैं कनाडा में है, कहाँ पे है? कनाडा, इटली दिया है, गलत है। हम्बर घाटी कहाँ पे पड़ता है साथी? तो यह पड़ता है आपका कनाडा में। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, यही आपका सही सुमेलित नहीं है साथियों। ठीक है, अब कुछ घाटियां दिया हुआ है, इसे रट लीजिएगा। जैसे ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में दिया हुआ है, बोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में, हम्बर घाटी कनाडा, पो घाटी आपका इटली में, एब्रो घाटी आपका स्पेन में, टेलर घाटी अंटार्कटिका, राजाओं की घाटी मिस्र, ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका, अंधी घाटी कॉस्ट प्रदेश, पंजसीर घाटी रट लेना, इसको अफगानिस्तान में पड़ता है साथियों। ठीक है, रट लेना पंजसीर घाटी को। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। चौसा का युद्ध। अगला, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुमायूं और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध हुआ था साथियों, चौसा का युद्ध, इसमें भी हुमायूं पराजित होता है साथियों, 39 में लड़ाता है। ठीक है, इसमें भी हुमायूं पराजित होता है। और एक और लड़ाई होता है साथियों, कन्नौज या बेलग्राम 40 में, उसमें भी हुमायूं पराजित होता है। बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट आपके, सी हो जाएगा राइट आंसर, दोनों आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक युद्ध साथियों कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, हुमायूं और शेर शाह के मध्य में गंगा नदी के किनारे लड़ा जाता है। और चौसा का युद्ध साथियों कर्मनासा नदी के किनारे लड़ा जाता है। चौसा का युद्ध कहाँ लड़ा जाएगा? कर्मनासा नदी, याद रखेंगे कर्मनासा नदी। ठीक है, और यह निर्णायक युद्ध होता है, शेरशाह सूर्य विजय होता है, हुमायूं हार जाता है कन्नौज या बेलग्राम में 1540 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में होता है, हुमायूं और अफगान के बीच में। सिकंदर सूर, यहाँ पे सिकंदर सूर मतलब हार जाता है साथियों, और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना एक बार भारत में हो जाती है। सरहिंद का युद्ध, यही युद्ध है सरहिंदी का युद्ध, जहां पे मतलब मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर सूर नहीं हारता, सरहिंदी के युद्ध में साथियों हार जाता है। और सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को होता है। कब होता है? 22 जून 1555 को हुमायूं और जो है अफगान शासकों के बीच में लड़ा जाता है साथियों। ठीक है, तो 22 जून 1555 को होता है सरहिंदी का युद्ध। डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिए, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? ये देखिए 1539 26 जून। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 17 मई। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555। पानीपत का द्वितीय आपको बताया 5 नवंबर 1556। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। अगला, अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? दीन ए इलाही धर्म है, अकबर ने इसकी स्थापना 1582 में करी। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का डी, राइट आंसर साथियों। ठीक है, देखिए बात करेंगे अकबर ने जजिया करके समाप्ति कब करी है? 1564। इबादत खाने का निर्माण कब कराया? 1575। तुर्कोई का युद्ध इसी के समय में हुआ था 1576 में 12 जुलाई। महजर पर हस्ताक्षर कब करता है? 22 जून 1579। दीन इलाही की स्थापना कब किया? 1582। अच्छा 1579 याद रखें। अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? 4 अक्टूबर 1605। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी? यानी सबसे पहले राजधानी विजयनगर साम्राज्य ने किसको बनाया? साथियों, अनेकोंडी को सबसे पहले राजधानी बनाया, फिर इसके बाद विजयनगर राजधानी बना, फिर इसके बाद पेनुकोंडा बना, फिर चंद्रगिरी बना और हम्पा बना, हम्पी जो कि कर्नाटका में है। तो सबसे पहले राजधानी कौन है साथियों? अनेगोंडी है। तो ए हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब साथियों। अब देखिए बात करेंगे विजयनगर, तो इसकी स्थापना 1336 में। संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का थे। राजधानी सबसे पहले इन्होंने अनेगोंडी को बनाया, फिर विजयनगर को बनाया, फिर पेनुकोंडा को बनाया, चंद्रगिरी और फिर हम्पी को। विजयनगर का राष्ट्रीय सिक्का क्या है साथियों? तो वारा है, यहाँ पे राष्ट्रीय सिक्का है, जो कि एक स्वर्ण प्रकार का सिक्का था। इसके शासक मुख्यतः शैव धर्म को अपनाए थे, लेकिन कृष्णदेव राय ने वैष्णव धर्म को अपनाया, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। राज्य की भाषा क्या थी साथियों? तो तेलुगु यहाँ पे राज्य की भाषा है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा साथियों। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, संगम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो संगम वंश की बात अगर हम करेंगे साथियों, तो इनमें से आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य पे 4 राजवंश शासन किए थे। ठीक है, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरिकमेडु वंश। तो हरिहर प्रथम संगम वंश का शासक था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम आता है,
तो सेकंड पे बुक का प्रथम जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है साथियों, लेकिन आते तो है बुक का प्रथम, ठीक है। फिर उसके बाद हरिहर द्वितीय का नंबर आता है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तीसरे नंबर पे आपका हरिहर द्वितीय का नंबर आता है साथियों, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका देवराय प्रथम का नंबर आता है जो कि ये दिया हुआ है। चौथे नंबर पे आपका साथियों चौथे नंबर पे देवराय प्रथम, पांचवें नंबर पे देवराय द्वितीय का नंबर आता है, नहीं दिया हुआ है। छठे नंबर पे मल्लिकार्जुन का नंबर आता है ये। उसके बाद ये 1 2 3 4 विकल्प सही होगा, आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो ये हमने लिख दिया है। आप इस वंश के शासक इतना आपको याद रखना होगा साथियों। मल्लिकार्जुन के बाद साथियों विरूपाक्ष द्वितीय का शासन आएगा। तो इनके बारे में और हम अगले वीडियो में सेशन में आपसे चर्चा करेंगे। तो ये 15 सेट साथियों हमारा कंप्लीट हुआ, 750 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं आपसे हम कल के लिए, तब तक के लिए बहुत अच्छे से आप रिवीजन करिए। रिवीजन ही एकमात्र उद्देश्य है। अगर नहीं ज्वाइन कर पाते तो हमें जरूर आप मैसेज करिएगा। हमारा नंबर आप सभी को पता होना चाहिए 888716 810। मैसेज व्हाट्सएप करना, क्योंकि हमारे में रिचार्ज नहीं है, पैसा वैसा हमारे पास नहीं है, गरीब आदमी है, ठीक है। तो आप लोग जो है मैसेज करना, ठीक है, व्हाट्सएप पे करना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। वंदे मातरम, जय हिंद।